हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को शेयर कर रहा हूं। जैसे मेरे सपोज करो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H4O4। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ मैं मिनिमम दो कंपाउंड्स तो बना ही सकता हूं ना। मैंने ये दो कंपाउंड्स बनाए हैं। अब इन दोनों कंपाउंड्स में एक कंपाउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड एडिटिव है, और जो दूसरा कंपाउंड है, यदि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट हो, तो वो क्या करेगा कि हमारे किडनीज को इमीडिएटली डैमेज कर देगा। सरप्राइज्ड ये फैक्ट सुन करके? अब ये कोई जादू नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं। इसके साथ जुड़ा फिनोमिना जो है, उसके कोर कंसेप्ट्स, और उन कोर कंसेप्ट्स को हम किस तरीके से कंडीशनली अप्लाई करते हैं, और फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ उन कोर कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन को इस वीडियो में हम समझेंगे। अब केमिस्ट्री में जब भी एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ एक से ज्यादा कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे हम केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यदि आप रिकॉल करो, जो मैंने आपको शुरू में दो कंपाउंड्स बना करके दिखाए थे, वो दोनों कंपाउंड्स में यदि आपने नोटिस किया हो, तो वहां ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स में वेरिएशन थी। अब जब ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स में वेरिएशन है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है, और मैं यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो हायरार्की है, वो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सब पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, वो ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस को एक्सप्लेन करता है। तो इसीलिए हम जब ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, जिसका सब पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यदि हमें ओरिएंटेशंस की बात करनी है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहा हूं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंपाउंड है, ये इथेन है। अब इसमें जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ कारण उसकी जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और 109.28 डिग्रीज बॉन्ड एंगल है। वैसे ही अब ये जो इस समय दूसरा कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये इथीन है, और इसमें कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अब इसमें यहाँ पे कार्बन जो है तीन तीन सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी, और इसका बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अब इस समय जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो है कार्बन एटम जो है इथाइन का स्ट्रक्चर है, और कार्बन एटम इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें क्योंकि कार्बन एटम दो सिग्मा बॉन्ड्स और दो पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी या लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 180 डिग्रीज हो जाएगा। फर्स्ट रूल देखते हैं कि कार्बन एटम जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मल्टीपली बॉन्डेड होना चाहिए। अब जब कार्बन की मैं मल्टीपल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, तो कार्बन कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, और सल्फर के साथ बना सकता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब यदि यहाँ पे हम देखें, ग्रुप शॉर्टलिस्ट करें, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? तो जब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होगा, तो अल्कीन और अल्काइन स्ट्रक्चर बन सकता है। वैसे ही जब कार्बन ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड होगा, तो कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। थर्ड, जब कार्बन सल्फर के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, तो वो थायोकीटोन ग्रुप बन जाएगा। और वैसे ही जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, तो उस समय हमारे पास ग्रुप जो पॉसिबल होंगे, नाइट्राइल ग्रुप हो जाएगा, इमीन ग्रुप हो जाएगा, और ऑक्साइम ग्रुप हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पेंट टू इन है। अब इसमें जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन सेकेंड और कार्बन थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। इसके अलावा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन एटम जो है,
वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसीलिए इस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं होगा। तो आप स्ट्रेट अवे जब भी स्ट्रक्चर देखें, तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसपे कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब सेकंड रूल देखें, तो जो कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, उसके साथ एटलीस्ट 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्वालिफाई करेगा। तो अब जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए ग्रुप्स हैं, इसमें से देखें, तो जो अल्काइन है और जो नाइट्राइल ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स में क्या होगा कि कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप्स या 2 पूरे सिस्टम पे 4 ग्रुप्स नहीं पॉसिबल होंगे। इसीलिए इन दोनों पे अल्काइन और नाइट्राइल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अब थर्ड रूल देखते हैं कि जब 4 ग्रुप्स की जो मैंने बात कर रहा था, इन 4 ग्रुप्स में से एटलीस्ट 2 ग्रुप सेम होने चाहिए और वो सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो उसके हिसाब से देखें, तो जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए ग्रुप्स हैं, इसमें से जैसे जो कार्बोनिल ग्रुप है, अब कार्बोनिल ग्रुप में देखें तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सेम हो गए, इसलिए कार्बोनिल ग्रुप। वैसे ही थायोकीटोन ग्रुप में भी सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये दोनों ग्रुप्स जो होंगे, इन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, अल्कीन होगा, तो उसमें 4 ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, जैसे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। अब इन 2 पॉसिबिलिटीज में जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो वहां पे जो आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। और जो दूसरा है जिसमें चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, वहां पे ईजेड होगा, और ईजेड में इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में करूंगा। तो एक पुराना आईआईटी का क्वेश्चन देखते हैं कि ये जैसे क्वेश्चन में ये था कि आपने आइडेंटिफाई करना था कि किस तरह से कौन से कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो जो 4 ऑप्शंस है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आप देखें, तो सेकंड कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन एक साथ है, तो इसलिए उस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में जो है, फर्स्ट कार्बन एटम पे 2 ब्रोमीन है, तो उसपे भी ज्योमेट्रिकल आइसोम नहीं हो सकता। फोर्थ जो ऑप्शन है, उसमें दोनों कार्बन एटम पे क्लोरीन या ब्रोमीन एक ही साथ प्रेजेंट है, तो इस पे भी नहीं एग्जिस्ट हो सकता। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि हम जो है थर्ड ऑप्शन करेंगे। तो ऑक्साइम और इमीन ग्रुप में दोनों में जो हो जाएगा, वो सिन एंटी आइसोमेरिज्म होता है, और ये भी मैं सिन एंटी भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो अब जब भी जो हमारी ऊपर की कंडीशंस जब फुलफिल हो गई, वो जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, उन मॉलिक्यूल्स में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमेशा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, वो प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा। मींस एक प्लेन में होगा एक्स वाई एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो जेड एक्सिस पे जब हम जेड एक्सिस के प्लेन को लेकर के जब हम बाइसेक्टिंग प्लेन बनाएंगे, उस बाइसेक्टिंग प्लेन के हिसाब से देखेंगे कि यदि दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो वो सिस हो जाएगा। पर दोनों सिमिलर ग्रुप यदि डिफरेंट साइड पे होंगे, तो ट्रांस हो जाएगा। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हम आईयूपीसी नेम्स के साथ मेंशन कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कैसे वेरिएशन आता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में, तो सबसे पहला मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, ट्रांस आइसोमर्स जो हो जाएंगे, वो हमेशा हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे देन सिस आइसोमर्स। जैसे जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल्स बताए थे, उसमें जो फ्यूमरिक एसिड था, दैट वाज अ ट्रांस आइसोमर। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वो 575 केल्विन है। और जो मैलिक एसिड है, जो सिस आइसोमर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाएगा 403 केल्विन है। अब इस पे मेल्टिंग पॉइंट पे इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी और सिमेट्रिकल होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसमें उसका जो हो जाएगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाएगा कि सिस आइसोमर्स की सॉल्युबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी देन ट्रांस आइसोमर्स। बिकॉज सिस आइसोमर्स में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यू शेप स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि सेम ग्रुप्स एक साइड पे हैं, जिसके कारण से क्या हो जाएगा कि पैकिंग उसकी बहुत रिजिड नहीं होती, और इसीलिए सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो अब जो हमने जैसे मैलिक एसिड की बात की थी, तो वो सिस आइसोमर है। अब उसमें क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है 79 ग्राम्स पर 100 ml है। पर जो फ्यूमरिक एसिड है, जो ट्रांस आइसोमर है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, वो 0.7 ग्राम्स पर 100 ml है। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी में वेरिएशन है। और जो मैंने आपको सबसे पहले इनिशियली वीडियो में फैक्ट बताया था, तो यहाँ पे क्या है कि मैलिक एसिड जो है, उसकी रिजेम्बलेंस होती है मिथाइल मेलोनिक एसिड के स्ट्रक्चर के साथ।
अब जो मिथाइल मेनोलिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है प्रोटीन्स जब बॉडी में डिकम्पोज़ करते हैं और वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। तो सेम स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है कि वो किडनीज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो चाहे आप मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड को देख रहे हो या और किसी भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बीच का अंतर देख रहे हो, हमेशा एक बात याद रखें कि एटम्स एक ही तरह से जुड़ते हैं, लेकिन उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होने के कारण प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म के बीच के अंतर को समझने में मदद की है, तो जस्ट हिट अ लाइक बटन और आसान एक्सप्लेनेशन के लिए कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग कमेंट। लेट मी हेल्प यू on your chemistry skills. Thanks for watching this video.